हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो आवर एनवायरनमेंट बुक है ज्योग्राफी की क्लास 7th की, उसका चैप्टर 4 है, उसका आगे का पार्ट करते हैं। चैप्टर 4 जो है मैंने स्टार्ट कराया था एयर, उसका मैंने आधा पार्ट करा दिया है, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसे कंटिन्यू करते हैं। तो जो वेदर और क्लाइमेट आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर का जो पोर्शन है वो मेरी पहली वीडियो में है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो है इसको समझते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट ये क्या होता है ना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, वेदर और जो क्लाइमेट है इसको हम लोग जो है दोनों वर्ड्स को एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं। इज इट गोइंग टू रेन टुडे? विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे? हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हर्ड दिस फ्रॉम एंशियस क्रिकेट फैंस स्पेक्यूलेटिंग द फेट ऑफ a one-day match? If we imagine our body to be a radio and the mind its speaker, weather is something that fiddles with its control knobs. समझ रहे हैं? अब यहाँ से बात समझने की है। ठीक है, देखिए अगर हम ये समझें कि if we imagine our body to be a radio, अगर हम ये समझें कि हमारी जो बॉडी है वो एक रेडियो की तरह है, तो रेडियो क्या होती है आपने पूरा देखी होगी ना। रेडियो में क्या है कि नॉब होता है जिससे कि आप उसके जो चैनल्स हैं ना वो आप लोग सेट करते हो। आप उसको इधर करोगे तो इधर वाले चैनल, सारे जो चैनल्स है उसके उस नॉब से सेट होते हैं, करेक्ट। एंड द माइंड इट्स स्पीकर, और जो माइंड है वो उसका स्पीकर है। वेदर इज समथिंग दैट फिडल्स, फिडल्स का मतलब होता है इधर से उधर, मतलब जो होना। दैट फिडल्स विद इट्स कंट्रोल नोब, मतलब जो चैनल इधर से इधर बदले जाते हैं ना, तो जो कंट्रोल नोब है वो वेदर है, जो कि इधर से इधर, मतलब जो मौसम है वो जो चेंज होता रहता है। वेदर इज दिस आर टू आर। ऐसे ना आपका मन कर रहा है इस पे गाना आया तो आपने उस चैनल को लगा लिया, फिर उस पर कोई ऐड आ गया, आप उसे वापस शिफ्ट करोगे तो कैसे करोगे? उस नॉब से करोगे। ठीक है, तो जो फिडलिंग ऑफ जो निडल होती है जो उसके ऊपर चलती रहती है, दिस इज वेदर, करेक्ट। अब आगे समझते हैं। वेदर इज दिस आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर। बिल्कुल सिंपल है। अ हॉट और ह्यूमिड वेदर मे मेक वन इरिटेबल, करेक्ट। अ प्लेजेंट ब्रीदी वेदर मे मेक वन cheerful and even plan for an outing. Weather can change dramatically from day to day. However, the average weather condition of a place for a longer period of time represents the climate of a place. करेक्ट है। वेदर होता है जो घंटे के हिसाब से, अब मौसम हो गया जैसे कि अभी देख रहे होंगे आप लोग, है ना, नॉर्थ इंडिया में कभी जो है एकदम से धूप सी निकलती है और कभी जो है एकदम से मतलब वापस से बादल आ जाते हैं, एक तरीके से पूरा का पूरा कोहरा हो जाता है, फॉगी हो जाता है, करेक्ट। ये क्या हुआ? ये हुआ वेदर हुआ। ठीक है, लेकिन क्लाइमेट क्या होगी? क्लाइमेट जो लॉन्गर समय तक उस समय पे रहती है, जैसे कि अभी क्या ठंडा मौसम चल रहा है यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये है यहाँ की क्लाइमेट इस समय की। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव ए डेली वेदर फोरकास्ट? डेली का होता है आज बारिश आएगी, आज ऐसा मौसम रहेगा, आज में ऐसा मौसम रहेगा। ठीक है, वो अलग चीज होती है। अब हम लोग समझते हैं टेम्परेचर को। व्हाट इज अ टेम्परेचर? द टेम्परेचर यू मे फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर। जो हम लोग डेली जो फील करते हैं वो एटमोसफियर का टेम्परेचर होता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। जो टेम्परेचर होता है वो दिन और रात के हिसाब से नहीं, सीजन जो चेंज होते हैं उनके हिसाब से भी टेम्परेचर जो है वो घटता बढ़ता रहता है। जैसे कि जो समर्स होते हैं वो विंटर से ज़्यादा गर्म होते हैं। एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। अब ये जो सीजन के हिसाब से टेम्परेचर चेंज होता है ये तो एक अलग बात है। इसके अलावा टेम्परेचर पे जो एक दूसरी चीज़ और है जो प्रभाव डालती है उसको क्या बोलते हैं? इंसोलेशन। एंड नाउ व्हाट इज इंसोलेशन? इंसोलेशन का मतलब होता है, इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। जो सूर्य से जो सोलर एनर्जी पृथ्वी को मिलती है, ठीक है, तो क्या होता है? बाय रिफ्लेक्शन कुछ तो वापस चली जाती है, लेकिन कुछ जो पृथ्वी उसको पकड़ लेती है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, जो उसे वो पकड़ लेती है उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेप्शन का मतलब होता है पकड़ना किसी चीज को, तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज इंसोलेशन, राइट। अब देखिए साइड में जो है कुछ एक ये डायग्राम है, इसके हिसाब से कुछ चीज़ें समझा रखी हैं। इसको देखते हैं। थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर, है ना, हम लोग यूज़ करते हैं इसको। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर से एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसका पता चलता है। रेन गेज क्या होता है? इसको गेज बोलते हैं, GAUGE, गेज होता है ये। इससे क्या होता है? मेजर्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, इससे हमें रेनफॉल का पता चलता है। और विंड वेन क्या होता है? शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, है ना, राइट। देखिए अब द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन
डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अब इसको समझते हैं। जो इंसोलेशन है, मतलब पृथ्वी जो है सबसे ज्यादा जो है इक्वेटर पे पकड़ती है, और इक्वेटर से वो जो इंसोलेशन है, मतलब एक तरीके से सोलर एनर्जी जो पकड़ना है एक तरीके से, वो उसकी मात्रा जो है इक्वेटर से और पोल्स की तरफ जो है कम होती चली जाती है। इसका कारण क्या होता है? इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है ना, सबसे ज्यादा एक तरीके से सारी चीजें ज्यादा ही मात्रा में होती हैं, रेनफॉल भी वहां पे सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, ठंड नहीं होती है। इक्वेटर होता है जो बिल्कुल आपने देखा होगा, बिल्कुल पृथ्वी को जो दो भागों में डिवाइड करती है रेखा, ठीक है, उस पर सबसे ज्यादा, अब वो क्या है, सूर्य की रोशनी वहां पे सबसे ज्यादा पड़ती है, बिल्कुल डायरेक्ट, राइट, तो वहां पे सबसे ज्यादा होगा। फिर क्या है, पृथ्वी क्या है हमारी, क्या जियोइड शेप है, उसको ओवल शेप भी बोलते हैं, लेकिन परफेक्ट जो इसका वर्ड है ज्योग्राफिकल, वो क्या है, जियोइड शेप, ठीक है। अब वो एक तरीके से बोले अंडे का आकार आप कह सकते हो, हम अगर साधारण भाषा में बोले तो। अब उसमें होता क्या है कि वो जो रेज हैं पृथ्वी पे तो सीधी पड़ी हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो स्लैंट हो जाती हैं पोल्स की तरफ जाके, मतलब वो टेढ़ी हो जाती हैं सूर्य की जो किरणें हैं, ठीक है ना। अब उससे क्या होता है, और फिर ऐसे है ना, मतलब आपने उसका शेप देखा होगा, तो वहां पे क्या है, इसी वजह से वहां पे बिल्कुल बहुत ठंड होती है, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, ठीक है, पोल्स के ऊपर। तो अब वहां पे क्या हुआ, इस वजह से ड्यू टू स्लैंटिंग रेज ऑफ सन, ठीक है, इस वजह से वहां पे जो इंसोलेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। जिस तरीके से इंसोलेशन डिक्रीज होता है, उसी तरीके से टेम्परेचर इक्वेटर पे ज्यादा रहता है, पोल्स पे जाके कम हो जाता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। अब हम इस बात से समझ सकते हैं क्योंकि वहां पे स्नो ज्यादा क्यों होता है। इफ द अर्थ्स टेम्परेचर राइजेस टू हाई, इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो जो फसल है वो नहीं हो पाएगी। टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेजेस। टेम्परेचर जो है जो शहर होते हैं वहाँ पे ज़्यादा होता है गांव के मुकाबले। क्या कारण हो सकता है इसका, आप बता सकते, मतलब आप इसको सोचिए कि क्या कारण हो सकता है। एक कारण सबसे बड़ा ये है क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे थोड़ा पोल्यूशन होता है ना, तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। गाँव में हरियाली और गाँव में पोल्यूशन, ये सब चीज़ें कम होती हैं। द कॉन्क्रीट एंड मेटल्स बिल्डिंग्स है ना, एंड द असफल्ट ऑफ रोड्स गेट्स हीटेड अप ड्यूरिंग द डे, ठीक है ना। यहाँ पे जो मेटल बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। दूसरी बात, जो ये काली जो सड़क बनती है ना, इसमें जो काली सड़क बनाने में वो जो जल का ये लोग यूज़ करते हैं, वो जो काला काला होता है, ठीक है, उसकी वजह से वो गर्म हो जाता है। दिन में आप देखा होगा, गाँव में आप जाइए, नॉर्मल सड़क है या उसकी बनी हुई है, खड़ंचा वगैरह कुछ लगा हुआ है, ठीक है, तो उसमें इतना टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, वो नॉर्मल रहता है। लेकिन यहाँ पे जो शहरों में काली सड़क होती है, उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। दिस हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द नाइट। लेकिन रात में क्या होता है, रात में ये जो हीट है ये चली जाती, कम हो जाती है। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर, राइट, एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज, राइट। अब देखिए जो इसी के साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो ड्यू यू नो है, उसको समझते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। डिग्री जो सेल्सियस होता है उससे हम लोग इसको जांचते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड बाय एंडर्स सेल्सियस, तो उन्हीं के नाम से जो है सेल्सियस हो गया, ठीक है। ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, और वो गर्म कितने पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, करेक्ट। अब देखिए आगे एयर प्रेशर को समझते हैं ना। व्हाट इज एयर प्रेशर? यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबव अस प्रेसेस अस विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडी। हमारे आसपास जो है पूरा एयर है ना। अब जो एयर है वो पूरा हमें प्रेशर उसका रहता है हमारे ऊपर, बहुत जबरदस्त। दिस इज बिकॉज द एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस एंड आवर बॉडी एक्सर्ट्स ए काउंटर प्रेशर, ठीक है ना। हम इसका ये जो प्रेशर है जो पूरा एयर का हम पे रहता है, बाहर से वो प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन हम उस प्रेशर को फील क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी से भी एक प्रेशर होता है। तो वहां से भी प्रेशर और इधर से भी प्रेशर, तो इस वजह से हम उस प्रेशर को फील ही नहीं कर पाते हैं। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। अब एयर प्रेशर होता है क्या? एयर प्रेशर होता है कि जो एयर है ना, उसका जो वेट है, ठीक है, उसका जो सरफेस पृथ्वी की सतह के ऊपर उसका जो प्रेशर पड़ता है। मतलब आप किसी चीज को अपने हाथ में रखिए, ग्लास को उठाइए या एक पत्थर को उठाइए, आपको प्रेशर फील होगा नहीं होगा, बस वो सेम बात है।
एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली, क्योंकि पृथ्वी के आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज्यादा जो निचला जो हिस्सा जो ट्रोपोस्फेयर है वहां पे सबसे ज्यादा एक तरह से उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे आप ऊपर चले जाएंगे एटमॉस्फेयर, उसके जो अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है, 5 जो लेयर हैं, ऐसे ऐसे क्या है वो जो है आइसोलेटेड स्कैटर्ड होती चली जाती है एयर जो है, तो इस वजह से उसका प्रेशर जो है कम पड़ हो जाता है। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद हाइट, सबसे ज्यादा सी लेवल पे होता है ना, और जो हाइट के हिसाब से धीरे धीरे कम होता चला जाता है। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट ए गिवन प्लेस, बिल्कुल सिंपल सी बात है। हॉरिजॉन्टली अगर हम बात करें जो एयर प्रेशर है किसी एक जगह का जो वहां का जो टेम्परेचर है उससे भी वो प्रभावित होता है, ठीक है। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे क्या है भाई गर्मी है तो एयर क्या है वो गर्म हो जाएगी और वो ऊपर उठ जाएगी। दिस क्रिएट्स ए लो प्रेशर एरिया। अब जैसे ही एयर वहां से उठी भाई गर्म है, गर्मी ज्यादा है, तो जैसे वहां से उठी तो वहां पे क्या एक लो प्रेशर एक एरिया जो है क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर। जब जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है वहाँ पे क्या है जो स्काई है वो क्लाउडी हो जाती है, मतलब वहाँ पे बादल का फॉर्मेशन होता है। अभी नेक्स्ट हम लोग इसी के अंदर देखेंगे किस तरीके से रेनफॉल होती है ना, और वहाँ पे क्या वेट वेदर हो जाता है, मतलब गीला जो वेदर है ना वो हो जाता है। कारण क्या है, जब वो ऊपर उठी ठंडी गर्म हवा उसकी जगह पे वहाँ पे ठंडी हवा ने ले ली, ठीक है ना। तो जो ऊपर जो हवा गई है वो जो नीचे की हवा है जब आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो वो जो क्लाउड है उसका फॉर्मेशन होता है और उसकी वजह से बारिश आ जाती है। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, जहां पे लोअर टेम्परेचर होता है वहां पे जो हवा होती है वो ठंडी होती है। इट इज देयरफॉर हैवी, इसी वजह से वो हैवी होती है। हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स हाई प्रेशर। हैवी जो एयर होती है वो क्या मतलब बहुत ज्यादा डेंस होती है और इसी वजह से वहां पे क्या है जो प्रेशर है वो बहुत हाई होता है। हाई प्रेशर की वजह से ही जो स्काई है वो क्लियर होती है और सनी होती है, मतलब जब आपको वहां पे मतलब अच्छा धूप दिखाई देती है। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया। ये भी एक इसका एयर का नियम है कि भाई ये जो है हमेशा लो प्रेशर से जो है हाई प्रेशर की तरफ जाती है, करेक्ट। अब हम साइड में जो दिया हुआ है उसको समझते हैं, डू यू नो को लेफ्ट हैंड साइड में इसको देखिए। ऑन द मून देयर इज नो एयर एंड हेंस नो प्रेशर। आपने देखा होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग और इनका जो फोटो है काफ़ी आपको नेट पे देखने को मिलता होगा, है ना। जब ये लोग गए थे तो ये क्या है पूरा का पूरा जो एस्ट्रोनॉट का जो सूट होता है उसे पहन के गए थे। क्या कारण है, यहाँ पे तो हम लोग जैसे घूमते हैं तो हमें तो कोई एस्ट्रोनॉट जो सूट है उसको पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे कोई हवा नहीं है और हवा नहीं है तो प्रेशर नहीं है, ठीक है ना। एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वेयर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स फिल्ड विद एयर व्हेन दे गो टू द मून, correct. If they do not wear these space suits, the counter pressure exerted by the body of the astronauts would make the blood vessels burst. The astronauts would bleed. अब देखिए होगा क्या, अभी हमारे पृथ्वी पे क्या है, पहाड़ से भी प्रेशर पड़ रहा है और हमारी जो बॉडी है हमारी जो उसमें खून का जो संचार होता है उससे भी एक प्रेशर होता है, ठीक है। अब मून पे क्या है, देयर इज नो एयर, राइट। अब उससे क्या होगा, अगर हम ऐसे चले जाएंगे तो क्या होगा, बाहर से तो कोई प्रेशर ही नहीं है लेकिन हमारी बॉडी का प्रेशर है। अब वो बॉडी के प्रेशर की वजह से क्या होगा, वे नसें वहां पे जाके फट सकती हैं और मतलब ब्लीडिंग हो सकती है और अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। तो इसी वजह से जब भी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो स्पेस में जाते हैं या फिर वो मून पे जाते हैं या फिर ऐसी किसी बाहर मतलब आउटर स्पेस में जाते हैं तो वो हमेशा एक एस्ट्रोनॉट जो सूट है, प्रोटेक्टिव जो सूट होता है उसे पहनते हैं। वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन से फिल्ड होता है और इस वजह से जो है वो मतलब सेफली वापस अपना जो भी मिशन है करके वापस आ जाते हैं, राइट। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं विंड को। विंड क्या होती है, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। देखिए ये सारे इंटरकनेक्टेड है, एयर प्रेशर पढ़ लिया, अब हम समझते हैं विंड को, ठीक है ना। विंड जो होती है मतलब हवा हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की फ्रॉम हाई प्रेशर जो होता है उसकी से हमेशा लो प्रेशर की तरफ जाती है। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट और अपरूट्स trees during a storm. Sometimes when the wind blows gently you can even see it blowing away smoke or fine dust. इससे से हमें पता चलता है कोई पेड़ का पत्ता हिल रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा तूफान आ गया, पेड़ उखड़ गए। आप लोगों ने देखा होगा कच्ची पक्की जो छत होती है कई बार वो भी अगर किसी टिन के डली हुई है तो वो भी उड़ जाता है, तो उसी से तो पता चलता है, हमें दिखाई तो हवा देती नहीं है। एट टाइम्स विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। कई बार क्या होता है, बहुत भयंकर जो आंधी आती है, काली आंधी, तो आदमी भी खेतों वेतों में जाते हैं तो वो भी उड़ जाते हैं। या फिर आप किसी बड़े पेड़ को दरख्त को पकड़ के रखो तो बच सकते हो, कई बार तो दरख्त ही
अपरूट हो जाते हैं। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट, इज नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन ए विंडी डे। वो अगर आप हवा चल रही है और उसकी तरफ को आप अपनी छतरी का वो कर दोगे तो प्रेशर इतना होता है कि छतरी जो है वो उल्टी हो जाती है। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड। इसके आगे का हम देखते हैं, पहले एक बार हम जो डू यू नो है इसको समझ लेते हैं। डू यू नो में देखिए, अ विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। देखिए जो भी विंड होती है ज़्यादातर उसका जो नाम होता है वो जैसे ब्लो कर रही है, चल रही है, उसके नाम से पड़ता है। एग्जाम्पल, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली। अगर वो जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वेस्ट से है ना, अगर आ रही है पश्चिम दिशा से तो उसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्ली, मतलब बोलते हैं पछुआ, है ना। पूरब से आ रही है तो पूर्वा बोलते हैं, ठीक है। पूर्वा होती है जो वो हमेशा बारिश लेके आती है ना, यहाँ पे नॉर्थ में अगर हम बात करें, ठीक है। और जो पछुआ होती है वो सुहाना मौसम लेके आती है, बहुत अच्छा जो मौसम होता है। पूर्वा में जो होती है ह्यूमिडिटी आ जाती है और गर्मी गर्मी सी होती है। और पूर्वा सुहानी, जैसे गाना है ना, पूर्वा सुहानी आई रे, पूर्वा सुहानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूर्वा बारिश लेके आती है। आगे समझते हैं इसको अब हम। हैव क्रिएटेड के बाद प्रॉब्लम्स फॉर यू, ठीक है ना। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। देखिए कितना सुंदर इन्होंने डायग्राम बनाए हैं, राइट। अब इसको देखते हैं। जो विंड है अगर वो मोटे तौर पे देखें तो जो विंड होती है वो 3 तरीके की होती है, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। परमानेंट विंड कौन सी होती है, जो ये अब डायग्राम है, डायग्राम को देखिए एक बार। बीच में तो ये ब्लू लाइन है बिल्कुल, इस पर लिखा हुआ है इक्वेटोरियल लो प्रेशर, इसको बोलते हैं डोल्ड्रम, राइट। उसके ऊपर एक लाइन और है, वहां पे लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे एक और लाइन है उस पे लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ये जो एरिया है, ये जो है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल, ठीक है ना। उसके ऊपर आता है फिर ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ठीक है। और इसी तरीके से नीचे है सब ट्रॉपिकल, एक तरीके से हाई प्रेशर, ठीक है। और इसी तरीके से फिर सब पोलर लो प्रेशर और सब पोलर नीचे भी लो प्रेशर है, ठीक है। अब देखिए परमानेंट विंड जो है उसको समझते हैं। द ट्रेड विंड्स वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज, पूर्वा और पछुआ जो मैं आपको बात कर रही हूँ, ठीक है, आर द परमानेंट विंड्स। ये हमेशा परमानेंट विंड होती हैं, जो ये वेस्टर्ली और जो ईस्टर्ली। अब देखिए कैसे कैसे है। वेस्टर्ली जो है हमेशा इसी तरीके से चलेगी, देखिए पास में जो है यहाँ पे जैसे चल रही है प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, फिर ऊपर लिखा हुआ है पोलर ईस्टर्लीज और नीचे भी लिखा हुआ है देखिए प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, ईस्टर्ली और यहाँ पे ट्रेड विंड्स। ये जो है इनको ट्रेड विंड बोला जाता है, ये परमानेंट होती हैं, ठीक है। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इनका एक ही रूट होता है, ये हमेशा इसी तरीके से चलती हैं, राइट। अब देखिए दूसरी सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स कौन सी होती है, जो मौसम के हिसाब से चलती हैं, जैसे कि हमारा मॉनसून। मॉनसून का क्या है, एक स्पेशल एक सीजन है, तब वो मॉनसून आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर लिखा है नॉर्थ ईस्ट। हमारे यहाँ पे जब जो बारिश होती है इन द मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, कौन किससे होती है, साउथ वेस्ट मॉनसून से होती है। सर्दियों में अब जो बारिश होती है वो किससे होती है, नॉर्थ ईस्ट से होती है, करेक्ट। नॉर्थ ईस्ट को और क्या बोला जाता है, मैंगो शावर, क्योंकि तमिलनाडु में जो आम की फसल होती है उससे इसको बड़ा फायदा होता है, इस वाली विंड से, ठीक है। अब देखिए तीसरी आती है लोकल विंड। लोकल विंड कौन होती है, लोकल किसे बोलते हैं, जो आसपास में हमारे रहता हो चलता हो, है ना, वो एरिया, जैसे कि लू। दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और अ ईयर इन अ स्मॉल एरिया। छोटी सी किसी एक एरिया में छोटे समय के लिए, जैसे गर्मियों में दोपहर के अंदर जैसे चलती है, उसको बोलते हैं हवा को लू, जैसे नॉर्दर्न जो प्लेन्स है उसके अंदर, करेक्ट। अब देखिए जो नीचे ये है साइक्लोन। साइक्लोन जो कि उड़ीसा में आया था 1999 में, ठीक है। उसके बारे में इसमें बताया गया है कि इसकी क्या इंटेंसिटी थी और इतना भयंकर था कि बहुत भारी तबाही वो लेकर आया था, तो उसके बारे में इसमें समझाया हुआ है। अब हम लोग पढ़ते हैं मॉइस्चर को। यहाँ पे भी जो ऊपर है उसी के बारे में बताया हुआ है कि कैसे कैसे ये हुआ था, ठीक है। द साइक्लोन ओरिजिनेटेड एज ए डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर ऑन 25 अक्टूबर 1999 एंड ग्रेजुअली मूव्ड इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. It intensified into a super cyclone and hit the area between Irasama and Balikuda in Odisha on 29 October at 10:30 AM. देखिए ये इस तरीके से पूरा का पूरा बताया हुआ. डिप्रेशन मतलब जैसे वहाँ पे लो प्रेशर जो एरिया है वो हो गया बहुत. अब मॉइस्चर को समझते हैं. मॉइस्चर मतलब यहाँ पे आ गया जो बारिश होती है वो किस तरीके से होती है. देखिए व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर, है ना. जब वो इवेपोरेट हो जाता है तो वाटर वेपर बन जाता है. मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी.
किसी भी समय होती है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे। जब बहुत ज़्यादा चिपचिपा वाला मौसम जो होता है उसको बोलते हैं ह्यूमिड डे। एज द एयर गेट्स वार्मर, जैसे जैसे जो हवा है वो गर्म होती है, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेज एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड। जैसे जैसे वो जो हवा है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती जाती है, उसकी जो कैपेसिटी है पानी को होल्ड करने की वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और इसी तरीके से जो दिन है वो बहुत ह्यूमिड पे ह्यूमिड हो जाता है। ऑन ए ह्यूमिड डे clothes takes longer to dry and sweat from our bodies does not evaporate easily making us feel very uncomfortable, क्योंकि हवा में पहले से ही बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इसी वजह से हमारा जो पसीना है गर्मियों में बहुत ज़्यादा जब ह्यूमिडिटी हो जाती है वो नहीं सूखता और कपड़े भी जो होते हैं वो सूखने में टाइम लेते हैं। When the water vapor rises it start cooling। जब वाटर वेपर जो होता है वो ऊपर ऊपर जाके जो है जाता है तो वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाता है। द वाटर वेपर कंडेंसेस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। वो जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होता है, उसकी वजह से क्या है छोटी छोटी बारिश की बूंदें बनती हैं। क्लाउड्स आर जस्ट मासेज ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। क्लाउड्स क्या होते हैं? क्लाउड्स यही होते हैं जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, इनका जो है एक तरीके से पूरा बड़ा मास होता है। व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी टू फ्लोट इन द एयर देन दे कम डाउन एज प्रेसिपिटेशन। जब ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है ये जो पूरा का पूरे जो क्लाउड्स हैं, ठीक है, तो उसके बाद ये जो है बरसना शुरू कर जाते हैं। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश हो जाती है। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव ए वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। ये एक चीज़ इन्होंने समझाई हुई है, आपने देखा होगा प्लेन्स जब हवा में उड़ते हैं तो पीछे एक ना सफ़ेद सफ़ेद बहुत एक निशान उनका रह जाता है। द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंसेस। उस वो पीछे क्या जो मॉइस्चर जो उनके इंजन का है वो रहता है तो वो क्या वो कंडेंस हो जाता है। वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब। जब धीरे धीरे करके क्या वो फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और धीरे धीरे वो हल्का होना शुरू हो जाता है। वो वही है वाटर ड्रॉपलेट्स का जो सिस्टम है, ठीक है। फिर देखिए प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। प्रेसिपिटेशन जो कि लिक्विड फॉर्म में पृथ्वी पे आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बारिश मतलब रेन। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। When trees on hillsides are cut, rainwater flows down the bare mountains and can cause flooding of low-lying areas. इसी वजह से कहा जाता है कि जो डिफोरेस्टेशन है अगर वो पहली बात तो करना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे इस तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं जी करना पड़ता है तो उसके स्थान पे फिर किसी और जगह पे अफॉरेस्टेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पेड़ काटो तो पेड़ लगाओ भी। पहली बात तो जो प्रिस्टीन जो नेचर है उसको कंजर्व करना बहुत आवश्यक है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। इस पूरे जो सिस्टम है किस किस तरीके से यहाँ से वाटर सिस्टम तो सिंपल तो एक ही बात होगी कि नीचे से वाटर वेपर ऊपर उठा और उसके बाद वो वहाँ पे जाके कंडेंस हुआ, फिर वो बारिश के रूप में, बारिश की हम लोग बात कर रहे हैं, नीचे आके वो फॉल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब इसका क्या, इसके 3 तरीके इन्होंने बताए हैं। एक तो है कन्वेक्शनल रेनफॉल, एक है ओरोग्राफिक रेनफॉल और एक है साइक्लोनिक रेनफॉल। देखिए अब इसको तीनों को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ लेफ्ट में देखिए, यहाँ पे इन्होंने बहुत सुंदर डायग्राम बनाया हुआ है। यह है कन्वेक्शनल रेनफॉल का, बहुत सिंपल सा है ये। ज़्यादातर देखिए इसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सिंपल है सबसे पहली बात तो कि ड्यू टू वार्म एयर है ना, और ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर जो एयर है वो वार्म हो गई, वो ऊपर उठ गई। वाटर वेपर की वजह से, वाटर वेपर उसकी वजह से ऊपर उठ गया, ठीक है। इवेपोरेशन हो गया, वहाँ पे जाके कंडेंसेशन हो गया, है ना, पूरा का पूरा वो जो है क्लाउड बन गया। और उसके बाद वो जो है जब ज़्यादा वहाँ पे उसमें वाटर वेपर इकट्ठा हो गया तो वो नीचे बरसना शुरू हो गया। ये सिंपल है बिल्कुल कन्वेक्शनल रेनफॉल। 2 बातें इसमें याद रखने की हैं। पहली बात, ये ज़्यादातर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और इस टाइप से जो क्लाउड बनता है जिससे बारिश होती है उसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलस क्लाउड। क्यूमुलस क्लाउड, ठीक है, CUMULUS, क्यूमुलस क्लाउड, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सेकंड इज क्यूमुलस क्लाउड, इसकी वजह से जो होता है। लेकिन एक तीसरी बात और है इसी से जुड़ी हुई, इस टाइप की जो बारिश होती है वो कुछ घंटे की या कुछ मिनट की हो सकती है। एकदम से बारिश हुई बंद हो गई, ठीक है ना, या ज़्यादा से ज़्यादा जो है आधा दिन, 1 दिन, कुछ घंटे, इस तरीके से ये बारिश होती है।
अब दूसरी समझिए, ओरोग्राफिक रिलीफ रेनफॉल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें आप एग्जाम्पल से, इसमें डायग्राम से आप समझ सकते हैं, इवेपोरेशन हुआ, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे कंडेंसेशन हो गया, और वो जो है इतना ज़्यादा भारी हो गया पहाड़ के वहाँ पे जाके इस तरीके से पूरी जो बारिश होती है उसको बोलते हैं हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, फिर आती है साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल होती है साइक्लोन्स की वजह से। साइक्लोन ज़्यादातर आते हैं कोस्टल एरियाज में, जैसे ऊपर एग्जाम्पल में इन्होंने उड़ीसा बताया हुआ है। उड़ीसा क्या है, कोस्टल एरिया है। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफान वगैरह आते रहते हैं। तो साइक्लोनिक रेनफॉल ज़्यादातर बोला है, ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ के अंदर होती है। होता है इसके अंदर भी ऐसे ही है, मतलब जो इवेपोरेशन हुआ है बहुत ज़बरदस्त, ठीक है, और उसके हिसाब से फिर तूफान और उसके साथ में जो बारिश आती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल में और इस रेनफॉल में फ़र्क ये होता है साइक्लोनिक में कि ये कई दिन तक ये चल जाती है, डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द साइक्लोन। तो ये बहुत लंबे लंबे समय तक भी चल जाती है, ये वाली जो रेनफॉल है। देखिए अब आते हैं लास्ट पे, इसको समझते हैं। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स। इसको हम अपने आप समझ सकते हैं। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस, राइट। इफ रेनफॉल इज लेस, वाटर स्कार्सिटी एंड ड्राउट अकर। अगर रेनफॉल कम होती है तो पानी की कमी हो जाती है और इससे सूखा पड़ जाता है। ऑन द अदर हैंड इफ इट इज़ मोर, अगर एक एक्सेस में भी हो जाएगी तो फिर क्या है, उसकी वजह से बाढ़ आ सकती है, फ्लड हो सकता है। करेक्ट। अब हमने पीछे पढ़ा था कि प्रेसिपिटेशन अगर लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसको रेन बोलेंगे, ठीक है। अब डू यू नो को देखिए, अगर अदर फॉर्म में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्नो, उसको बोलेंगे स्लीट और उसको बोलेंगे हेल। स्लीट क्या होता है, स्लीट होता है एक तरीके से हेल और स्नो एंड रेन फॉलिंग टुगेदर। जब ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, जब ये एक साथ में होती हैं, मतलब बड़े बड़े वो ओले टाइप और वो सब जब गिरते हैं, ठीक है ना, स्नो भी गिर रही है और ये सब, ये पूरा एक तूफान के साथ जैसे आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्लीट, राइट। अब ये क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, विच टू गैसेस मेक्स द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर, है ना, नाइट्रोजन और क्या बोलते हैं ऑक्सीजन, है ना। उसके बाद देखिए विच गैस क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वेदर क्या होता है, वेदर होता है, अभी हमने पढ़ा है जो कुछ समय के लिए, है ना, जैसे किसी से उसका थोड़े समय के लिए डे टू डे बेसिस पे जो होता है एटमॉस्फेयर का, उसको बोलते हैं हम लोग वेदर, ठीक है। नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, अभी हम लोगों ने देखा है, कन्वेक्शनल, साइक्लोनिक एंड ओरोग्राफिक, ठीक है ना। एयर प्रेशर क्या होता है, एयर प्रेशर होता है